Dear friends, very good evening. How are you? Dear legal aspirants, again at the same time same channel 7:30 हम अवेलेबल हैं। एक रेगुलर कोर्स जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट का शुरू किया था उसका एक लेक्चर लेकर डेली 7:30 पे आप यहाँ पे अवेलेबल हो जाइए। डेली 7:30 आपको एक यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का एक लेक्चर मिलेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की इस सीरीज़ में डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अगर आपने सारे इस लेक्चर्स को अटेंड कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और सेम सीरीज हम यहाँ पे चलाएंगे सीआरपीसी, सीपीसी और आपका आईपीसी और दूसरे जितने भी लॉ हैं सबके लिए। ये लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देख लें। आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या आपकी फ़र्स्ट क्लास है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और माय डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आपको अपनी इस फैमिली को बड़ा करना है, बढ़ाना है हमें इस वीडियो को अधिक से अधिक, अगर आपको सच में लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल है, ये प्री और मेन दोनों को कवर करेंगे आपके। आप क्लैट का एग्जाम दें तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए, और लिटिगेशन इंडियन एविडेंस एक्ट हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। फिर आप 5 मिनट के बाद अगर आपको वॉइस क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में मुझे थम ओके कर दें, सो दैट कि भी मैं समझ जाऊँ कि वॉइस क्लियर है, विजिबिलिटी ठीक चल रही है, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले कि कुछ और लोग ज्वाइन कर लें, हम थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करते हैं। हमने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसके अंदर कितने सेक्शन हैं? 167 सेक्शन है। इफेक्टिव सेक्शन कितने हैं? 166 है। ये 166 इफेक्टिव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले किसी स्टेट जुडिशरी में पूछा जा चुका है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, चैप्टर्स की बात करें तो 11 चैप्टर्स हैं। ये इतनी बात कह रहा है कि कोई भी एविडेंस रिलीवेंट कब होगा, रिलीवेंट प्रूव करने के बाद फिर आप वो उसको एडमिसिबल बना देंगे। एडमिसिबल करना किसका काम है? कोर्ट का काम है। रिलीवेंट करना किसका काम है? पार्टी का काम है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो आज इन सब सारी चीज़ों को समझने वाले हैं हम। आज की क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे क्या इंडियन एविडेंस एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ है? एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है तो क्यों नहीं है? इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस गिवन बाय इंडियन एविडेंस एक्ट इज कंप्लीट? ये आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है। सेकेंड चीज हम यहां कवर करने वाले हैं आपका एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, जिस तरह से आप एप्रिशिएट क्या करते हैं, क्लास को एप्रिशिएट कर कीजिए कि क्लास बहुत अच्छी है, उसी तरह से एविडेंस को एप्रिशिएट करता है। सो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज अ वेरी वेरी गुड टॉपिक, और इन टॉपिक्स को आपको एविडेंस एक्ट शुरू करने से पहले समझना है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कह रहे हैं कि रिलीवेंसी से बाहर नहीं जाना है, तो ये रिलीवेंसी में और एडमिसिबिलिटी दोनों क्या चीज़ें, इनको हम समझेंगे। आज हम सेक्शन 5 से हमें शुरू करना था। चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 ने तो आपको प्रिलिमिनरी चीज़ें बता दी। चैप्टर 2 जो है रिलीवेंसी ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब इन फैक्ट्स का रिलीवेंट होना क्या होता है, इनको कोर्ट किस तरह से एडमिट करता है, इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। एविडेंस एक्ट को आगे शुरू करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट कि आपकी जो क्लैरिटी है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ेंगे ना, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी रहती है, उन्हें लगता है कि नहीं यार ये ऐसे नहीं चलेगा, आप एक काम करो तुरंत सेक्शन 5 पे आ जाओ, सेक्शन 6 से पढ़ाना शुरू कर दो, रेजिस्टिव हो गया, मोटिव हो गया, उसके बाद आप मुझे और बड़ा इंटेंशन पढ़ा दो, फिर आप सब करा दो बस फटाफट। ऐसे तो बुक में ही लिखा है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बताया जाता है ये बुक से, जजमेंट से, प्रैक्टिकल लाइफ से, सब चीज़ों से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके बताया जाता है। अब देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक चीज़ को और समझते हैं। हमने कहा कि एक चीज़ होती है फैक्ट, सब कुछ फैक्ट पे चलता है। अब फैक्ट क्या क्या मतलब है कि भाई फैक्ट तो वट एवर यू कैन सी इज अ फैक्ट। अब यही फैक्ट बाद में क्या बन जाता है, इशू में आ जाता है और फैक्ट इन इशू हो जाता है।
फैक्ट इन इशू मीन्स द क्वेश्चन विच कम्स बिफोर द कोर्ट टू डिसाइड, दैट इज फैक्ट इन इशू। और इसी फैक्ट इन इशू को हमें क्या करना है, प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव करना है। नाउ इसको प्रूव या डिसप्रूव के लिए आपके माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। व्हाट वी नीड टू प्रूव, एंड हु विल प्रूव, एंड हाउ विल प्रूव। 3 कॉमन चीजें हैं भैया, फैक्ट इन इशू प्रूव करना है। व्हाट में तो आ गया कि भाई फैक्ट इन इशू, और फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए फैक्ट्स यानी के रिलीवेंट फैक्ट्स। रिलीवेंट फैक्ट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 ये चीज क्लियर कर देता है कि रिलीवेंट फैक्ट्स का मतलब वही फैक्ट्स हैं जो फैक्ट इन इशू है उससे कनेक्टेड है। अदर फैक्ट्स को यहां पे हम नहीं लेंगे। अंडरस्टूड। अब हु विल प्रूव द फैक्ट, प्रूव करेगा कौन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो एक वर्ड आता है, हमने पिछली क्लास में बात की थी, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है यहां पे, ये जिसके ऊपर लाई करता है। और आपने सेक्शन 4 में कुछ प्रिजम्पशंस पढ़ी थी। प्रिजम्पशंस का काम होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, आई होप इसको आपको अच्छे से क्लियर होगा, फिर भी एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, किसी भी सिविल केस में क्या होता है, हम सिविल केस की बात कर रहे हैं। कोई प्लेंट लेकर आता है, सम्मन भेजा जाता है, रिटन स्टेटमेंट आ जाती है। आप जज साहब क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं पार्टीज का, ऑर्डर 10 में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इंस्पेक्शन होता है, एडमिशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग, रिटर्निंग होता है। अप टू ऑर्डर 13 तक वो पार्टीज से ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या है। और फिर ऑर्डर 14 में जाने के बाद वहाँ पे कोर्ट क्या करती है, इनका इश्यूज फ्रेम कर देती है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इश्यूज फ्रेम हो गए। इशू फ्रेम होने के बाद कोर्ट कहती है कि प्लेंटिफ को कि भाई अभी आप, प्लेंटिफ जो है आप अपना एविडेंस दीजिए। प्लेंटिफ अपना एविडेंस देता है। उसके बाद डिफेंडेंट अपना एविडेंस देता है। वादी और प्रतिवादी दोनों अपने वहाँ पे जो एविडेंस है, साक्ष्य है, वो वहाँ कोर्ट में पेश करते हैं। इसके बाद इनकी आर्गूमेंट्स होती है। आर्गूमेंट के बाद यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, आपका जजमेंट देता है। यही होता है। अब हमारा ओवरऑल टारगेट क्या है, हमें पहुंचना है जजमेंट पे। तो हाउ एंड हु में क्या मतलब होगा कि हु विल प्रूव, जिसके ऊपर मान लीजिए कोई प्लेंटिफ ने एविडेंस दिया कि जी मेरे पास तो विल है और ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया। क्योंकि सेक्शन 102 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ऑनर्स ऑफ प्रूफ पढ़ते हैं, शिफ्टिंग, ये सारी बातें हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी इनमें आप ये माइंड को इतना कंफ्यूज नहीं करना है कि अभी से बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ क्या आ गया, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे जिसको अपनी बात प्रूव करनी है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो चाहता है कि कोर्ट उसकी बात मान जाए। और फिर उस बात को अगर वो प्रूव कर देता है तो करेगा कैसे। अब बात आती है हाउ ही विल प्रूव। तो करेगा कैसे, हाउ, आइदर थ्रू विटनेस, वो एक अपना विटनेस लेकर आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, ओरल एविडेंस। या फिर वो अपने लिए क्या करेगा, आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट लेकर आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये आपने कल सेक्शन 3 में पढ़ा था। तो आई होप यू क्लियर व्हाट, हु एंड हाउ। नाउ एक चीज हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर डॉक्यूमेंट्री और ओरल दोनों आपके पास एविडेंस है, कोई एक फैक्ट इन इशू है ABC, कोई ऐसा फैक्ट है, लेट इट बी एनीथिंग, कि ऑनरशिप है, जो भी है, ये फैक्ट इन इशू है और इसके लिए आपके पास एक विटनेस है और एक डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए पोजेशन की बात कर रहा है, एक आपके पास विटनेस है और एक आपके पास इसके लिए डॉक्यूमेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल सेक्शन 90। तो यहां विटनेस के ऊपर ये डॉक्यूमेंट प्रीवेल कर जाएगा। कौन, क्या प्रीवेल कर जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रीवेल कर जाएगा। अब ये तो होगी सिविल की बात। क्रिमिनल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिमिनल में क्या होता है कि ए के ऊपर चार्ज लगा कि उसने बी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो बी को मर्डर करते हुए सी ने क्या देखा, खुद से देखा, आई विटनेस, कहते हैं ना कि आई विटनेस,
सी यहाँ पे आई विटनेस है, इसको कोर्ट पहुंचने नहीं दिया जाएगा जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है। ठीक है, अभी क्या हो गया कि एक ने बी का मर्डर किया, सी ने उसको देख लिया, ए को जब कोर्ट में लाया गया तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले एफआईआर हुई होगी जो हम कहाँ पढ़ते हैं 154 सीआरपीसी। एफआईआर के बाद पुलिस ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंचती है और पुलिस ने यहाँ पे चार्जशीट फाइल कर दी अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। अब जब चार्जशीट कोर्ट के सामने आती है और जो दूसरे फैक्ट्स आते हैं, दूसरे फैक्ट्स क्या आए कि मर्डर के स्पॉट पे क्या मिला, वहाँ फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जो भी हथियार मिले, कपड़े मिले, सर्कमस्टांसेस जो मिली, तो दो तरह के एविडेंस हो गए। एक हो गया डायरेक्ट एविडेंस, सी ने इसको डायरेक्टली देखा, क्या है डायरेक्ट एविडेंस। एक होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आसपास क्या था, चर्च के घंटे की आवाज़ आ रही थी, ट्रेन पास से जा रही थी, जिसको हम सर्कमस्टांसेस से कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो फिर कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, चार्ज फ्रेम करता है। चार्ज फ्रेमिंग कहाँ पे होती है, सीआरपीसी में 211 से 224 चैप्टर नंबर 17 ऑफ सीआरपीसी कि चार्ज कैसे फ्रेम होते हैं। चार्ज फ्रेम जब हो जाते हैं उसके बाद प्रोसिक्यूशन को, वहाँ हम क्या बोलते थे, प्लेंटी बोलते थे, यहाँ क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन ऑलवेज स्टेट होता है आपका, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देगा, ठीक है, और उसके बाद फिर डिफेंस, वहाँ डिफेंडेंट है, डिफेंस है, फिर डिफेंस अपने एविडेंस देगा, आर्गुमेंट होगी, उसके बाद आइदर एक्विटल और कन्विक्शन, ये आपका जजमेंट आ जाएगा। यानी कि सिविल हो या क्रिमिनल हो, एविडेंस एक्ट दोनों पर लागू होता है और इसका मेन पर्पज है जजमेंट तक पहुंचना। और अब तक जो हमने एविडेंस पढ़ा, अब समझिएगा चीजों को, आपने अभी तक एविडेंस पढ़ा, हमारी सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन था वो क्या था कि एविडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एविडेंस, यही था। एविडेंस की जो डेफिनेशन दी है क्या वो कंप्लीट है इन इंडियन एविडेंस एक्ट, सपोर्ट विद योर स्टेटमेंट एंड केस लॉज, दे दिया मेंस में क्वेश्चन आपको, हाउ विल यू राइट। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं प्लीज उनको नोट डाउन कर ले, कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस आपको बनाना है आपका, और जो भी इसका मेंस का आंसर लिखेगा वो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में इसको पक्का शेयर करें। देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, ऐसे जब आप कभी कोई होमवर्क करके भेजते हैं उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं, ठीक है, उन पर एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कि जब ये लिख सकता है तो मैं काहे नहीं लिख सकता, आता है ना मन में, जब वो लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता, मैं भी लिखूंगा। और कहते हैं कि देखिए जब एक व्यक्ति आगे बढ़े और एक सबको साथ लेकर बढ़े तो सबको साथ लेकर बढ़ने वाला ज़्यादा दूर तक जाता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कभी भी सक्सेस का मजा अकेले नहीं होता है। चलिए एविडेंस की डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जिस सिविल में और क्रिमिनल में हमने देखा कि किस तरह से एविडेंस लिए जाते हैं। क्रिमिनल में आपने एक चीज ऑब्जर्व की, क्रिमिनल में आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब आपने कहा कि भाई मर्डर किया ए ने किसका, बी का, सी कौन था वहां पे, विटनेस, ठीक है जी, सी पहुंच गया कोर्ट में, बोला जी मैंने देखा है, लेकिन साथ में आप तो कह रहे थे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी कुछ मिले हैं आपको। कैसे मिले हैं, आपको हथियार मिला है, आपको जो क्राइम स्पॉट है उसके फोटोज हैं आपके पास, वहाँ पे किसी के जूतों के निशान हैं, खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, तो ये सब क्या है, क्या एविडेंस एक्ट इन चीज़ों को बताता है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। अब मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ उसको लिखिए। एविडेंस की जब ऐसा क्वेश्चन आए तो लिखना कैसे है, एविडेंस मीन्स एनीथिंग बाय विच द मैटर इन डिस्प्यूट, ठीक है, और यू कैन से फैक्ट इन इशू कह सकते हो आप, रिलीवेंट फैक्ट कह सकते हो। देखिए जो मैं आप बता रहा हूँ ये सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज है, आपकी अंग्रेजी हो सकता है मुझसे बहुत बेहतर हो, तो आप अपने अच्छे वर्ड्स यहाँ पे लगा के आप बस जिस्ट समझिए और इसको अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। एविडेंस मीन्स एनीथिंग इन विच मैटर इन डिस्प्यूट, इट मीन्स फैक्ट इन इशू और द रिलीवेंट फैक्ट इज either proved or disproved. The evidence is such a thing which leads the court. Evidence is such a thing which leads the court or the judge to the conclusion or the judgment.
ठीक है, तो आपने दोनों में क्या देखा कि सिविल में भी और क्रिमिनल में भी जजमेंट तक पहुंचने के लिए आपको एविडेंस चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से कि यहां पे जो ए ने बी का किया था मर्डर, और बी के खून से सने हुए कपड़े मिले। क्या क्या मिला देखिए भाई, खून के कपड़े, खून लगा था कपड़ों पे, साथ में चाकू, रामपुरी था। ठीक है, रामपुरी चाकू था, बहुत लंबा, उससे मारा बेचारे को। या फिर हो सकता है वहां पे गन मिली हो। ठीक है, पिस्टल मिल गई हो, पिस्टल। अब एविडेंस एक्ट आपको क्या कहता है कि जी मेरे पास तो दो तरह के एविडेंस हैं। क्या है, एक तो मेरा सी है, सी उसी का है, क्यों, क्योंकि ये विटनेस है और ये ओरल एविडेंस में आता है। किसमें आता है, ओरल एविडेंस में। ओरल एविडेंस को एक चीज और बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, ओकुलर एविडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ओरल एविडेंस को, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो प्लीज़ नोट कर लें। ओकुलर, मैं लिख देता हूँ OCULAR, ओकुलर एविडेंस इज आल्सो नोन एज ओरल एविडेंस, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये तो ओरल एविडेंस हो गया, लेकिन जो खून के कपड़े हैं, जो चाकू है, जो गन है, ये क्या है भाई। एविडेंस एक्ट ने आपको कहा कि जी हम तो मानते हैं तो ओरल को, चलो जी सी मिल गया, एक मानते हैं डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन ये सब क्या है फिर, ना ये ओरल में आते हैं और ना ही ये आपके डॉक्यूमेंट में आते हैं। क्या गन कोई डॉक्यूमेंट होती है, नहीं होती है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दीज आर नोन एज रियल एविडेंस। क्या बोलते हैं इनको, रियल एविडेंस बोला जाता है। रियल एविडेंस के लिए एक चीज और बता दूं आपको, रियल एविडेंस को ऑब्जेक्ट एविडेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट एविडेंस क्यों कहते हैं, कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट है, गन क्या है, चाकू क्या है, कपड़े क्या है, जूते क्या है, ये सब क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट इसके बारे में कहीं भी बात नहीं करता है। पूरे एविडेंस एक्ट को आप पढ़ लीजिए, आपको इसका प्रोविजन नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया अभी, इसका मतलब तो ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सेक्शन 3 कहता है कि एविडेंस मीन्स, सेक्शन 3 निकालिए आप, सेक्शन 3 निकालिए, एविडेंस की डेफिनेशन पढ़िए। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स, परमिट्स मीन जब विटनेस खुद से आता है, कोर्ट उसको परमिट करता है। और रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का हमने क्या कहा था, जब कोर्ट किसी को सम्मन देके बुलाता है। टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर द इंक्वायरी। ठीक है, और इसे कहा जाता है ओरल एविडेंस, या मैंने क्या वर्ड बताया आपको, ओकुलर, OCULAR, ओकुलर एविडेंस। एक नंबर का MCQ फिक्स है आपका, ये कभी भी आ सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। दूसरी चीज क्या कहता है यहाँ पे, ये तो ओरल एविडेंस की डेफिनेशन दे दी इसने। अब डॉक्यूमेंट्री क्या कहता है कि ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो दिए जाते हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री। इसमें आपने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी आपने ले ली बहुत सारी, लेकिन तो बाकी जो मैंने आपको बताया कि ये एविडेंस, भाई रियल एविडेंस भी तो एविडेंस है, वो तो रियल में ही एविडेंस है, लेकिन यहां पे उसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस गिवन इन द एविडेंस एक्ट इज इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव। ये तो हो गया एक फैक्ट रियल एविडेंस का। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा आपको बताना कि एक्यूज्ड को विटनेस बनाने के लिए यहां कुछ नहीं कहा गया है। एक्यूज्ड को विटनेस बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। कहां पे पढ़ते हैं, CRPC के 315 में एक्यूज्ड भी विटनेस बन सकता है, लेकिन एविडेंस एक्ट इस पे कुछ नहीं कहता है। एविडेंस एक्ट कुछ कहता है, कुछ नहीं कहता है भाई। इट मीन्स द डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट। अब एविडेंस को आप यूज करते हैं कुछ चीज प्रूव करने के लिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे गूगल मीट वाली क्लास में पूछा था, हमारे रेगुलर क्लासेस में, उसने कहा कि सर एविडेंस में और प्रूफ में क्या डिफरेंस है। एविडेंस भी तो प्रूफ ही होता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि एविडेंस और प्रूफ में क्या डिफरेंस है, बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू।
देखिए एविडेंस और प्रूफ बहुत सिंपल है। एविडेंस का मतलब होता है जिस भी तरीके से आपने एविडेंस दिया, जैसे आपने सिविल में पहले प्रोसिक्यूशन ने दिया फिर डिफेंस ने, तो जो वहाँ पे दिया गया, जो भी आपने फैक्ट इन इशू के लिए रिलीवेंट फैक्ट्स बताए वहाँ, उसको प्रूव करने के लिए जो आपने एविडेंस दी, विटनेस दिया, डॉक्यूमेंट्स दिए, रियल एविडेंस दी, ऑल दैट इज एविडेंस। और जब इस एविडेंस का जो रिजल्ट आएगा, एविडेंस का जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या है, दैट इज योर प्रूफ। ये रिजल्ट है और ये आपका मीडियम टू प्रूव है, जिसके थ्रू हम प्रूव करते हैं। और तीसरा क्या है यहाँ पे देखिए, तो आपने देखा कि रियल एविडेंस का नहीं, एक्यूज्ड विटनेस का नहीं है। एक थर्ड पॉइंट और यहाँ पे आता है कि डेमिनर ऑफ द विटनेस। डेमिनर ऑफ विटनेस क्या यहाँ पे आता है, अब यहीं पे डेमिनियर ऑफ विटनेस, इसके बारे में डेमिनियर होता है भाव भंगिमाएं, हाव भाव क्या थे। ऐसा तो नहीं था कि भाई बुरी तरह से कांप रहा था, ऐसा वो तो एकदम बिल्कुल पप 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 तोते की तरह बोल रहा था। तो विटनेस का जो हाव भाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका प्रोविज़न हमारे सीपीसी में भी है और सीआरपीसी में भी है। जो मैं आपको प्रोविज़न बताता हूँ ना, प्लीज़ रिमेंबर दीज प्रोविजंस। और क्लास के बाद अगर टाइम मिले ना तो इन सेक्शंस पे जाके इनको देखा करो, इससे क्या है ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। कहाँ पे हम इसका विटनेस का एग्जामिनेशन करते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। सीपीसी में विटनेस को कहाँ एग्जामिन किया जाता है? वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डर 18 रूल 12। ऑर्डर 18 रूल 12 ये कह रहा है, ऑर्डर 18 में एग्जामिन करते हैं, रूल 12 में बता रहा हूँ। ऑर्डर 18 और रूल 12 क्या बताता है आपको कि कोर्ट को अगर विटनेस के डेमेनर मटेरियल लगते हैं दोज मस्ट बी रिकॉर्डेड। सेम चीज सीआरपीसी के सेक्शन 280 में कही गई है, लेकिन एविडेंस एक्ट में नहीं बताया गया है। सो ये 3 या 4 पॉइंट हैं, इनको मिलाकर आप एक अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि एविडेंस एक्ट जो है एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है, डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट क्यों नहीं है, आप इसको इलुस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। अब देखिए एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है क्या, व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। भाई कोर्ट में आप बैठे हो, कहाँ पे कोर्ट में, आप इस एग्जाम के बाद क्या बन जाएंगे, जज बन जाएंगे। अब जज साहब आप बैठे हैं, आपके सामने एविडेंस आया जी 1, एविडेंस आया जी 2, एविडेंस आया जी 3। ये ओरल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। अब जब आपके सामने इतने सारे एविडेंसेस आ गए तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, देखिए बीइंग अ जज, आपको जज के एंगल से सोचना है, तो सेक्शन 136 से जज का काम शुरू होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 136 से। अब आप बीइंग अ जज सबसे पहले देखेंगे कि हाँ भाई वकील साहब बताइए क्या रिलीवेंट है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे वकील साहब की जी रिलीवेंट है। कहाँ रिलीवेंट है, 6 से 55 तक देख लो जी, ये चीज़ तो रिलीवेंट है। ठीक है जी, रिलीवेंट होगी। अब उस एविडेंस को आप पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे। आप जज हैं और अभी आपका ये है कि आप उसे रिकॉर्ड पे लोगे या नहीं लोगे। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको कोर्ट की। तो रिकॉर्ड पे जो लेने की प्रक्रिया है उसे ही एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कहा जाता है। सिंपल चीज समझ में आ गई आपको। भाई एविडेंस आते हैं अलग अलग स्टेज पर। ट्रायल के दौरान बहुत सारे एविडेंस आएंगे, ट्रायल से पहले भी एविडेंस आएंगे। ये कभी माइंड में मत रखना कि एविडेंस सिर्फ ट्रायल में ही आता है, ट्रायल से पहले भी एविडेंस आता है। कहाँ आता है बताइए पहले, ऑर्डर 10 में जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इशू जो आप फ्रेम कर रहे हो, इशू फ्रेम करने के लिए विटनेस को भी बुला सकते हो, वो सब क्या, वो भी तो एविडेंस है, दैट इज आल्सो एविडेंस। सो प्री ट्रायल स्टेज पर भी और ट्रायल के दौरान भी बहुत सारे एविडेंस आते हैं। ट्रायल के बाद नहीं आता यार, ट्रायल के बाद कैसे आएगा, फिर तो जजमेंट आ जाएगी। तो ट्रायल के दौरान और ट्रायल से पहले जो आपके एविडेंसेस आते हैं, उन एविडेंस में से किस एविडेंस को जज साहब एक्सेप्ट करते हैं और किसको नहीं करते हैं। तो क्या यहाँ पे जज साहब की मर्जी है,
भाई आप इस चीज से क्या समझे कि जो जज हैं, जज का यहाँ पे क्या है, फुल्ली डिस्क्रिशनरी है। क्या डिस्क्रिशन है जज का कि जी ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको नहीं लेता इस एविडेंस को, हाँ जी इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है ये डन है जी, हो गया। क्या ऐसा हो सकता है बताइए? इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या, देखिए बहुत छोटी चीज़ें, इनको समझने के बाद अगर आप एविडेंस एक्ट समझेंगे तो आपको कभी लगेगा कि यार एविडेंस एक्ट तो पढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, एविडेंस एक्ट में ये सब थोड़ी आता है प्री में। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मेंस के एंगल से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी किसी एक्ट को समझने में जल्दबाजी ना करें, ठीक है? लॉ एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ ना जल्दीबाजी नहीं चलेगी। चलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके अंदर क्या डिस्क्रिशन होता है जिसका? कुछ जगह पे होता है, कुछ केसेस में है, 165 में है, 166 में है, कुछ जगह पे डिस्क्रिशन होता है लेकिन सब जगह नहीं है, ठीक है? अब कहाँ नहीं है? अब मान लीजिए किसी ने पुलिस को क्या किया है, पुलिस को कन्फेशन दिया है, तो क्या जज साहब की मर्जी है उस कन्फेशन को मान लेंगे? पुलिस को दिया गया बयान सेक्शन 25 कहता है कि आप नहीं मान सकते, तो क्या जज साहब मान लेंगे? नहीं मान सकते। यहां पे जज साहब नहीं मान सकते। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का कैरेक्टर देखेंगे तो जुडिशियल डिस्क्रिशन और जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस, इन दोनों का मिला जुला मिक्सचर है, दोनों का मिला जुला मिक्सचर है, ये आपको याद रखना है। एंड द पर्पज ऑफ द एविडेंस इज एक्चुअली द फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल होना चाहिए भाई, यही तो कह रहे हैं हम कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। अभी आप थोड़ा सा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे लिखिए। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, whatever be the kind of evidence which comes to the court during the pre-trial or trial stage through the witnesses or through the documents or any other evidence, real evidence भी आपका होता है ना, so after examining that evidence court will admit the evidence produced before it, और जिसको वो एडमिट कर लेता है that is known as appreciation of the एविडेंस। एक केस लो लिखिए यहां पे, एक बड़ा अच्छा केस लो है, गणेश के गुलवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, ठीक है, 3068। अब यहां पे कोर्ट ने क्या कह दिया था कि जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, इट इज जस्ट लाइक द separating grain from the chaff। भाई separating the grain from the chaff, उसकी तरह से आपका यहाँ पे है, इट्स लाइक separating the grain from chaff। इस लाइन को आपको लिखना है। अब एप्रिसिएशन करना क्यों है? वाई वी वॉन्ट द एप्रिसिएशन? बिकॉज टू फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रुथ, टू गिव द जस्टिस, ठीक है? ये आपका एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस है। यहां तक अगर किसी को एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में कोई डाउट है तो बताइए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जा रहा हूं, इन टॉपिक्स को हम बाद में भी कवर करेंगे, ठीक है? जैसे एप्रिसिएशन के अंदर ना कॉर्पोरेशन भी आता है, कंट्राडिक्शन भी आता है। अब कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रूडेंस, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ मैं अभी एक बार आप सबका एक आउटलाइन स्ट्रक्चर रेडी करना चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? हर चीज़ से हम मिलेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये आपका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस था। अब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बाद हमें क्या डील करना था? तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? रिलीवेंसी वाला, कि रिलीवेंसी कैसे होगी। तो अब रिलीवेंसी कैसे होगी बताइए? आपका जो गोल्डन प्रिंसिपल था, हमने क्या कहा था? गोल्डन प्रिंसिपल है। पहला गोल्डन प्रिंसिपल क्या था? कि बेस्ट एविडेंस रूल, बेस्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या था? नो हियर से एविडेंस, भाई कोई सुनी सुनाई बात को एविडेंस नहीं माना जाएगा। और थर्ड क्या था? कि एविडेंस मस्ट बी रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब होता क्या है? किसी चीज से जुड़ा हुआ,
जो कनेक्टेड है उसको रिलीवेंट कहा जाता है। रिलीवेंसी और एडमिसिबिलिटी में ये लाइन आप लिख लीजिए, रिलीवेंसी इज बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी विच मे बी एडमिसिबल और नॉट, वेयर एज एडमिसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस टाइप की चीज़ें ना, आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होगा। मेक योर माइंड जस्ट लाइक कि जब भी आप कोई बेरक पढ़ते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो आपका माइंड आपको बोले कि यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एग्जामिनर, और जब आप एग्जामिनर की तरह सोचने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रिलीवेंसी पे। देखिए, रिलीवेंसी दो तरह की होती है। एक रिलीवेंसी होती है लॉजिकल रिलीवेंसी, और दूसरी क्या होती है, लीगल रिलीवेंसी। क्या डिफरेंस है दोनों में? लॉजिकल में और लीगल में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, लॉजिकल रिलीवेंसी जो लॉजिक पे बात करती है। लॉजिक पे कैसे बात करती है? जहां पे एक आम प्रूडेंट मैन, देखिए प्रूडेंट वर्ड आपने प्रूव डिस्प्रूव में हमने पढ़ा था, यानी कि नॉर्मल अकल वाला आदमी जो ठीक ठाक हो, जो कुछ देख के समझ सकता है, जो गधे को गधा कहे, भैंस को भैंस कहे, ऐसा आदमी। तो अगर कोई प्रूडेंट मैन किसी चीज होगी, ये चीज तो मान लेनी चाहिए, तो उसे कहा जाता है लॉजिकल रिलीवेंसी। लेकिन जो लॉजिकली रिलीवेंट है, क्या वो एडमिसिबल भी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो। और लीगल रिलीवेंसी क्या है? जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, यानी कि कानूनी तौर पे जो आपकी किसी स्टैच्यूट की वजह से रिलीवेंट है। लॉजिकल रिलीवेंसी देखिए, ए ने बी का मर्डर कर दिया। आज मर्डर वाला केस लेकर ही हम चलेंगे, वकील क्रिमिनल को ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे जब ए को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, उसने पुलिस को कन्फेस कर दिया कि जी मैंने बी को मारा है। यहाँ सी अब विटनेस नहीं है, तो बी को मार दिया, ये बात उसने किसके सामने कन्फेस की है? पुलिस के सामने कन्फेस की है। तो यहां पे आके खड़ा हो गया सेक्शन 25। अब सेक्शन 25 पे जाने से पहले एक चीज देखिए भाई, ए ने पुलिस को कहा कि मैंने बी को मार दिया है जी, और ये हथियार मेरा है, यहां पे छिपा हुआ है। तो ये लॉजिकली रिलीवेंट लगता है कि नहीं लगता है? लॉजिकली रिलीवेंट है, लेकिन कानून कहता है कि जी सिर्फ जितनी प्रॉपर्टी रिसीव हुई ना सेक्शन 27 में, वो गन रिसीव है, उतना ही पार्ट रिलीवेंट होगा, बाकी को रिलीवेंट नहीं होने देगा ये सेक्शन 25। यानी कि देखिए, लॉजिकली रिलीवेंट है, लीगली नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द लीगल रिलीवेंसी। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द लीगल रिलीवेंसी। अब क्या लीगल रिलीवेंसी लॉजिकल भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लॉजिकल लीगल नहीं हो सकती, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है दोनों कैटेगरी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लॉजिकल के स्फीयर के अंदर ही लीगल है, ठीक है, बट नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग। अब नेक्स्ट पे आ जाइए आप। अगला यहां पे बात करता है कि अगर आप कुछ प्रूव करना चाहते हो, नाउ यू वांट टू प्रूव समथिंग। अभी रिलीवेंसी को और एडमिसिबिलिटी को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं कोर्ट के सामने। हमें प्रूव करना है कि ए ने बी का मर्डर किया है। तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा यहां पे? इसको प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन यहां पे कुछ नए फैक्ट्स देगा, जिन फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? रिलीवेंट फैक्ट। ये रिलीवेंट फैक्ट प्रूव किससे कनेक्टेड होंगे? फैक्ट इन इशू से। फैक्ट इन इशू यहां पे क्या है कि बी का मर्डर ए ने किया है या नहीं किया है। सो टू प्रूव दैट ए हैज मर्डर्ड द बी, वी गिव सम न्यू फैक्ट्स एंड दोज फैक्ट्स आर नोन एज रिलीवेंट फैक्ट्स। नाउ वी अंडरस्टूड दैट रिलीवेंसी इज बेस्ड ऑन लीगल रिलीवेंसी and logical relevancy on both. But remember this thing, when the court is going to admit this ना,
क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट हम कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ लीगल रिलीवेंसी की बात करता है, ये लॉजिकल रिलीवेंसी की बात नहीं करता है। रिलीवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड लीगल बोथ, बट एडमिसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ। लिख लीजिए लाइन, रिलीवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड लीगल, बट एडमिसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द लॉ। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ जब इंडियन एविडेंस एक्ट आप पढ़ेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 5 आपको ये बात कह देता है कि जी कुछ भी हो जाए तो 6 से 55 तक 6 to 55 जो बताया गया हो वही रिलीवेंट होगा। इट मीन्स इट टोल्ड दैट व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट, मे बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। अगर आप एडवोकेट हैं तो पहले आपको 6 से 55 में जाना है और उसके बाद उसको एडमिसिबल कराना है। ठीक है, अब एडमिसिबिलिटी जो है 56 से स्टार्ट हो जाती है, एडमिसिबिलिटी सेक्शन 56 से स्टार्ट हो जाती है। और एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये 136 में है, क्योंकि एडमिसिबल किसको करना है, एडमिट जज साहब को करना है। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ही तो है एडमिसिबिलिटी। सो मेथड ऑफ प्रूविंग द रिलीवेंट फैक्ट, मेथड ऑफ प्रूविंग द रिलीवेंट फैक्ट वो क्या है आपका, वो एडमिसिबिलिटी है। एंड इट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या है ये, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ये आप यहां पे जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलीवेंसी वाला पार्ट आपके लिए। सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। तो अब रिलीवेंसी है कि कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 6 से लेके 55 तक। अब इस रिलीवेंसी को डिवाइड कैसे किया गया है, अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट में चैप्टर 2 की बात करूं जो कह रहा है किसके बारे में, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, तो एक फैक्ट और फैक्ट इशू ये क्या बता रहा है, ये बताता है आपको। देखिए सेक्शन 5 तो आपको ये कह रहा है कि जी सिर्फ और सिर्फ रिलीवेंट फैक्ट्स लेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर सीपीसी ने किसी को मना कर दिया एविडेंस देने से तो भैया दोबारा नहीं दे पाओगे, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रीवेल नहीं करेगा। इसकी हम सेक्शन 5 डिटेल में कल बात करेंगे। अब इसको डिवीजन कैसे है, हमने कहा कि 5 to 55 है, तो 5 तो एक रूल है, रूल ऑफ द रिलीवेंसी। बट 6 से लेकर के अगर मैं 55 तक डिवीजन करूं तो 6 to 12 जो है 6 to 11 जो है ये आपकी जनरल रिलीवेंसी है। 12 to 16 आपकी थोड़ी सी स्पेशल रिलीवेंसी है। 17 to 23 इंक्लूडिंग 31 आपका एडमिशन है। हालांकि देखा जाए तो एडमिशन 17 to 31 है, लेकिन उसमें 24 to 30 ये आपका कन्फेशन से रिलेटेड बात करता है। ऑल द कन्फेशंस आर द एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट द कन्फेशंस। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 32 से लेकर के 33 ये 2 सेक्शन बात करते हैं ऐसे पर्सन्स की जिनको बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में। वहीं 34 से लेकर के 38 तक अपना बीपी मैनेज करेंगे। बड़ी अच्छी ट्रिक आपको बताई जाएगी याद करने के लिए कि भी किस तरह से बीपी मैनेज किया जाता है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस की जो रिलेवेंसी होती है। 39 आपको बताएगा कि कितना स्टेटमेंट प्रूव करना है। किसी ने 4 पेज का स्टेटमेंट है, सारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई, कितना पार्ट प्रूव करना है। 40 से लेकर के 44 तक आपका जजमेंट की रिलेवेंसी बताएगा कोर्ट्स की। 45 से लेकर के 51 तक आपका ओपिनियन एक्सपर्ट की बात करता है, साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, ठीक है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ये किस में माने जाते हैं, एक्सपर्ट्स में आते हैं। और 52 से लेके 55 तक आपका करेक्टर की रिलीवेंसी है। तो टोटल कितना हेड यहाँ पे हमारे बन जाते हैं, 5 को छोड़ दीजिए, 1 2 3, इसको एक ही काउंट कीजिए, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इस तरह से 9 टाइप्स की एक रिलीवेंसी यहाँ बन जाती है। और इसके बाद हम चलते हैं 56 पे कि किन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे एडमिटेड फैक्ट 58 में जो कि टोटली सिविल नेचर की बात कर रहा है कि प्लीडिंग में जो एडमिट उसको प्रूव नहीं करना है। फिर हम ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेसेस, देयर एग्जामिनेशन और एविडेंस एक्ट खत्म। ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने क्या क्या समझा।
सबसे पहले आपने एविडेंस की डेफिनेशन को समझा कि एविडेंस की डेफिनेशन जो है एविडेंस एक्ट में क्या है, इनकम्प्लीट है। सेकंड आपने क्या समझा यहाँ पे, एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस क्या होता है वो आपने समझा। आपने रिलीवेंसी और एडमिसिबिलिटी के डिफरेंस को भी आज जाना। अब इसके आगे से कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर बेयर एक्ट, सेक्शन 6 से लेकर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अप टू 55 तक पहले हम पूरा रिलीवेंसी वाला चैप्टर करेंगे और रिलीवेंसी के बाद हम ओरल और डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ओरल्स के साथ साथ जब हम 59 और 60 करेंगे उसके साथ ही हम 118 टू 134 विटनेस एंड 135 टू 166 उसका एग्जामिनेशन की बात यहीं पे कर लेंगे। एक बार पूरा ओरल को समझ लेंगे फिर पूरा डॉक्यूमेंट्री समझ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास सच में अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। भाई आप शेयर नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि डेली कम से कम 2 से 4 कैंडिडेट तो बढ़ने चाहिए। देखिए जब कैंडिडेट ऑनलाइन बढ़ते हैं तो काफ़ी एक प्रोत्साहन मिलता है नए नए और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को आपने लाइक तो कर दिया तो शेयर ज़रूर कर दें अब इसको। और मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करता हूं कि आई एम वेटिंग एगरली यार कि कैसे है बन रहे हैं वीडियो, बिकॉज आप लोग बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ फील फ्री, योर एडवाइस, योर सजेशंस, योर डाउट्स, एनीथिंग आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल 7:30 सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।